ब्लैक फंगस के मरीजों को समय पर नहीं मिल पा रही दवा। आईजीआईएमएस और एम्स में भर्ती हैं सबसे ज्यादा मरीज। पटना में मिले 8 नए संक्रमित, 2 की मौत। पलामू में हुसैनाबाद विधायक ने किया अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण। विधायक ने कोविड वार्ड, प्रसव वार्ड, जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों को वितरित किए फल। भागलपुर में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने फूंका पीएम मोदी का पुतला। सरकार के खिलाफ निजीकरण के विरोध में किया गया प्रदर्शन। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी। महज 4 जिले में मिले 100 से ज्यादा मरीज। दूसरी लहर थमने के बाद औसत वृद्धि दर घटकर हुई 0.04%। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी में उठापटक लगातार जारी है। चिराग पासवान ने शनिवार रात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर पार्टी को अपना बताते हुए उस पर दावा ठोका है। चिराग के साथ पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एके वाजपेयी और बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी थे। इधर उनके बागी चाचा पशुपति कुमार पारस ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पारस ने सांसद प्रिंस राज को राष्ट्रीय महासचिव, जबकि चौधरी महबूब अली कैसर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। चिराग पासवान और आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी करने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही चाचा भतीजे की लड़ाई में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज चिराग पासवान दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग करने जा रहे हैं। सुबह के 11 बजे से होने वाली इस मीटिंग में पार्टी का मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद होगा, जिसकी कुर्सी चिराग पासवान बनाए रखने का दावा करेंगे। लोकसभा स्पीकर से बातचीत के बाद चिराग ने क्या कुछ कहा, सुनिए। या कोई भी राजनीतिक दल या देश एक संविधान के आधार पर चलता है। अगर आप उस संविधान को अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप उसकी पालना नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस अराजकता के माहौल में किसी भी संगठन का आगे बढ़ना संभव हो पाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन जब साल 2000 में हुआ था, पार्टी के संस्थापक मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब इसका गठन किया था, तो उसी वक्त इसके संविधान की भी रचना की गई थी कि किस किस समय पर क्या क्या कारणों पे या किन किन परिस्थितियों में पार्टी कैसे आगे चलेगी या क्या निर्णय लिए जाएंगे। तो उसी में एक प्रक्रिया का जिक्र है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वो कैसे किया जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जिसमें लगभग 75 के करीब उसमें मेंबर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। जिसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, नेशनल प्रेसिडेंट होता है, एक उसमें आपके राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, एक 6 उसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, 16 उसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी जिसे राष्ट्रीय महासचिव कहा जाता है वो होते हैं, और 16 सेक्रेटरीज होते हैं राष्ट्रीय सचिव, और एक ट्रेजरर होता है, एंड प्लस उसमें जितने भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं, 35 स्टेट्स और यूटीज़ मिला के उनके अध्यक्ष उसमें होते हैं, और प्लस जो आपके सांसद या विधायक जो चुन के आते हैं वो भी उसके मेंबर्स होते हैं। तो मोटा मोटी ये संख्या जो होती है 75 के आसपास आती है। कई बार कुछ हो सकता है राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति हो, कुछ की नहीं हो, या किसी का बीच में निधन हो गया हो तो वो सीट खाली हो, ये सारे कारण होते हैं। कई बार सांसदों की संख्या ज़्यादा हो तो बढ़ जाती है, कम हो तो कम हो जाती है। तो ये होते हैं, ये लोग अंतोगत्वा मिलकर चुनाव करते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में आज जो मुझे जानकारी मिली कि पार्टी से निलंबित जितने भी सांसद हैं उन्होंने मेरे चाचा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव के कितने मेंबर उसमें मौजूद थे, क्योंकि मेरे जितने स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी स्टेट्स के या यूटी के प्रेसिडेंट्स हैं, हाँ उसमें 15 प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी उसमें मौजूद होते हैं। तो जितने भी मेरे स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं उसमें से 2 को छोड़कर, एक हमारे दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद नागर हैं, दूसरे हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे अध्यक्ष संजय सराफ हैं, जिन दोनों को पार्टी ने कल ही एंटी पार्टी गतिविधियों के तहत उनको निलंबित कर दिया था। वो 2 लोग ज़रूर मुझे वहाँ पे मौजूद होने की मुझे जानकारी मिली। राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के तौर पर हमारे लेबर प्रकोष्ठ के, मजदूर प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष रामजी सिंह, उनके वहाँ पे मुझे मौजूद होने की जानकारी मुझे ज़रूर मिली।
और इसके अलावा एक हमारे राष्ट्रीय महासचिव राकेश चौधरी, उनके वहाँ पे होने की मुझे जानकारी मिली। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि नेशनल एग्जीक्यूटिव के कितने मेंबर हैं। तो अगर मैं इन सब की मैं संख्या को मैं गिन भी लूँ, 2 अध्यक्ष हो गए आपके, एक हमारे वो राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय महासचिव, तो 4 ये लोग हो गए। एक हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सूरज भान सिंह जी, वो वहाँ पे उनके साथ मौजूद थे, 5 ये हो गए। एंड प्लस जो 5 सांसदों की बात कही जा रही है, जिसमें से कि एक सांसद प्रिंस राज, वो वहाँ पे नहीं गए थे। किस कारण से नहीं गए थे वो मुझे नहीं पता, बट प्रिंस राज भी उसमें मौजूद नहीं थे। तो 5 में से 4 सांसद, तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ 9 लोग वहाँ पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के थे, सिर्फ 9 सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। तो उसके अलावा कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। बहरहाल दूसरी बात जो वो बार बार कहते हैं कि एक पार्टी एक पद, हमारी पार्टी का संविधान कहता है, हमारी संविधान की एक धारा में इस बात का जिक्र ज़रूर किया गया है कि जो चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर और किसी पद को वो नहीं लेगा। तो जब मेरी भी नियुक्ति जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हुई, तो मैंने भी तुरंत चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड के पद से उस वक्त मैंने रिज़ाइन किया। और उसके बाद ये सारी पावर्स अगर किसी भी कार्यकारिणी या किसी भी कमेटी के अभाव में जब वो नहीं होती है वो समिति, तो सारी पावर्स राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आ जाती हैं। तो इन्होंने अब, क्योंकि अभी अपने आप को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी का, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या फिर ये दलित सेना जो लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत प्रकोष्ठ है, क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे? क्या अभी इन्होंने जो माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी से मुलाकात कर अपने आप को संसदीय दल का नेता के तौर पे इन्होंने घोषित किया, क्या ये उस पद से इस्तीफा देंगे? ये कौन से पद से इस्तीफा देंगे, ये भी देखना मज़ेदार होगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। शशांक जी, आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से एलजेपी में उठापटक जारी है, अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से चिराग पासवान मिले हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी की है। वही चाचा के जो उनके गुट के जितने भी नेता हैं उन लोगों ने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है और उन्होंने भी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली है। तो अब आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ये एक जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चलती जा रही हैं, तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, मैंने चिराग पासवान ने ओम बिरला से मुलाकात की है। उन्होंने कुछ दिन पहले जब 5 बागी सांसदों ने गुट अलग बनाया था और ओम बिरला को उन्होंने कहा था कि अब लोजपा संसदीय दल के जो नेता होंगे वो अब पशुपतिनाथ पारस होंगे, ना कि चिराग पासवान। उसके बाद ओम बिरला ने उनको मान्यता भी दे दी थी। उसके तुरंत बाद चिराग पासवान ने ओम बिरला को पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि इन तमाम चीजों पर कंसीडर किया जाए, क्योंकि ये जो पत्र है, ये जो एप्लीकेशन था, ये संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने नहीं दिया था। संसदीय बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस वक्त, इसलिए इनकी जो एप्लीकेशन थी वही सही नहीं थी। उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था लोकसभा में संसदीय दल के नेता का जो पशुपतिनाथ पारस को मान्यता दी गई थी उसके विरोध में। वही कारण है कि उसी वजह से वो कल ओम बिरला से मिले भी, क्योंकि चिराग पासवान खुद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के सदस्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो मुद्दा चल रहा है नियाज, वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। एक तरफ पशुपतिनाथ पारस का दावा है कि वो असली पार्टी है और उन्होंने निर्विरोध पशुपतिनाथ पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। दूसरे चिराग पासवान जो अभी तक अपने को अध्यक्ष कह रहे हैं, उनका कहना है कि पार्टी के संविधान के मुताबिक किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो कार्यकारिणी की बैठक बुलाए। दूसरा उन्होंने दावा और किया है नियाज की जो राष्ट्रीय नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है या राष्ट्रीय परिषद होती है, वही अध्यक्ष पद का चुनाव करती है और उस अध्यक्ष पद के चुनाव करने के लिए नेशनल एग्जीक्यूटिव की बॉडी की जो बैठक होती है उसमें 75 मेंबर है बिहार में, पूरे भारत में एलजेपी के, इसमें सिर्फ 8 से 9 लोग ही वहां पर मौजूद थे। ऐसे में किस हिसाब से चयन किया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार उनके पास से बुलाया है, तमाम चीजों का उन्होंने देखा है और अब उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि अब दोनों तरफ से शक्ति समर्थन है और असली मुद्दा है कि असली लोजपा कौन है, ये इसकी होड़ है। पशुपतिनाथ पारस गुट का अपना तर्क है, अपने आधार हैं और अपने कहीं ना कहीं दावे हैं। दूसरा, चिराग पासवान का पार्टी के संविधान के अनुसार अपने दावे, उनका कहना है कि पार्टी के संविधान किसी भी जो अध्यक्ष है
वो चयन 5 साल के लिए होता है और उसको हटाने की प्रक्रिया 2 ही कंडीशन है। पहला कंडीशन को खुद रिजाइन करे और दूसरा कंडीशन को उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसे में पार्टी संविधान के मुताबिक वही अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और किसी के पास आरोपी अधिकार ही नहीं है कि कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सके। तो दोनों के अपने दावे हैं। अब मामला चुनाव आयोग में चला गया है, दोनों पक्षों ने मिलकर अपना प्रेजेंटेशन चुनाव आयोग के सामने दे दिया है। चुनाव आयोग की प्रोसीडिंग चलेगी, चुनाव आयोग की तमाम जो रूलिंग्स हैं वो होंगे और उसके बाद निर्णय होगा। लेकिन अब लोकसभा के में क्या हो, क्योंकि लोकसभा में ओम बिरला ने पारस गुट को, अब माफ कीजिएगा, पारस गुट को मानता नहीं कि बल्कि लोजपा के कहीं ना कहीं जो संसदीय दल के नेता है उसकी मान्यता पशुपतिलाल पारस को दे दी है। तो जो चिराग पासवान का जो आज कल मिलना था ओम बिरला से, वो ये था कि चूंकि ये 5 सांसद लोजपा से निलंबित किए जा चुके हैं, इसलिए वो कहीं से भी लोजपा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं लोकसभा में। तो कहीं ना कहीं ये एक उनका दावा था कि इनके नाम के आगे लोजपा विधायक संसदीय दल का नेता न कहा जाए या लोजपा को इनको न कहा जाए। तो क्योंकि मामला अभी चुनाव आयोग में है, चुनाव आयोग तय करेगा कि असली लोजपा कौन है, तो उसके बाद ही इनको लोजपा का गुट कहा जाए या ना कहा जाए। ये तमाम अपने जो पॉलिटिकल एक तरह से दांव पेच है वो दोनों तरफ से चले जा रहे हैं। बिल्कुल शशांक जी, दोनों तरफ से तमाम तरह के जो राजनीतिक दांव पेच है वो खेले जा रहे हैं। लेकिन लगातार अभी हम चिराग पासवान को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जिस तरीके से पशुपति पारस का गुट ये दावा कर रही है कि उनके कार्यकारिणी जो बैठक हुई थी जिसमें उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था, उसमें उनका ये दावा है कि बहुत सारे नेता शामिल थे, कार्यकर्ता शामिल थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनकी जानकारी के हिसाब से उनका ये दावा है कि 9 से 10 लोग के आसपास लोग शामिल थे। तो आखिर अगर इस तरीके की कंफ्यूजन है तो फिर पारस गुट क्यों नहीं बता देती है उन्हें कि भाई इतने लोग शामिल थे, और ताकि ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और चिराग पासवान भी क्लियर हो जाए कि नहीं उनका ये सही कहना है। देखिए, चिराग पासवान का जो दावा है वो कितने लोग शामिल थे नहीं था। देखिए, जो अध्यक्ष का चुनाव होता है पार्टी बायलॉज के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती है, राष्ट्रीय परिषद उस पर मुहर लगाती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी है पूरे भारत में एलजेपी के 75 सदस्य हैं, जिसमें से तमाम प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हैं, सांसद और विधायक होते हैं। इन तमाम चीजों को मिलाकर उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव बनती है और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव करने में चिराग पासवान का दावा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सिर्फ 9 सदस्य ही मौजूद थे वहां पर, यानी 9 सदस्यों ने 76 सदस्यीय कमेटी में 9 सदस्यों ने एक व्यक्ति का चुनाव एक तरफा कर लिया, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, जो कि वहां कोई नहीं था। तो दूसरी तरफ जो पारस गुट है उसका कहना है कि उन्होंने चिराग पासवान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कार्यकारी अध्यक्ष सूरज भान सिंह है और सूरज भान सिंह के पास पूरे वो अधिकार थे को नेशनल एग्जीक्यूटिव कॉल कर सके और चुनाव करा सके। तो सूरज भान सिंह ने जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव कॉल की और तमाम जो इलेक्शन के प्रोसीजर थे वो पालन करते हुए चुनाव कराया और पशुपतिनाथ पारस को अध्यक्ष चुना गया। तो पहले भी कहा, नियाज के दावे और दावे दोनों तरफ से हैं। असली लोजपा कौन है, किनके दामों में दम है, वो चुनाव आयोग अब तय करनी है चुनाव आयोग को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी तमाम जानकारी के लिए। वहीं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के द्वारा जिला कमेटी भागलपुर सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर पुतला फूंका गया। सारे कार्यकर्ताओं ने सरकार पर सभी क्षेत्रों को निजीकरण करने और जनता को ठगने का आरोप लगाया। तो हथियार जिन कारखानों में बनता है उस कारखानों को कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने का उन्होंने निर्णय लिया है। इस देश के अंदर जो आयुध कारखाना है जिसमें हमारे देश की रक्षा के लिए हथियारों का निर्माण होता है, शस्त्र का निर्माण होता है, आयुध का निर्माण होता है, उस कारखाने को भी वो पूंजीपतियों के हवाले निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिए हैं, जिसने हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरे में ला दिया है। उसका खिलाफ करते हुए, उसका विरोध करते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रव्यापी विरोध के तहत मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के द्वारा जिला कमेटी भागलपुर के सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर पुतला फूंका गया। सारे कार्यकर्ताओं ने सरकार पर सभी क्षेत्रों को निजीकरण करने और जनता को ठगने का आरोप लगाया है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी का पुतला भी फूंका और सभी विभागों के कई क्षेत्रों में जो निजीकरण की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही है उसके विरोध में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें वहीं झारखंड में भागलपुर की तरफ पूजे जाने वाले भगवान की तरफ पूजे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सरकार की अनदेखी का दंश झेलने को मजबूर हैं, जिस कारण उनकी स्थिति दयनीय हो रही है। इसी कड़ी में राजपूत करणी सेना ने बिरसा मुंडा के वंशजों को उनका अधिकार दिलाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। राजधानी रांची में राजपूत करणी सेना के प्रदेश प्रभारी अमित सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और राज्य सरकार से बिरसा मुंडा के वंशजों को उचित सम्मान और अधिकार के दिशा में कदम उठाने की मांग की। अच्छा काम करवाएं ताकि लोग ये कहे कि ये पहल करनी सेना ने की है। मेरा नाम रेणुका सिंह हुआ, हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव। पदपोते कानू मुंडा जी से बात हुई है, वो लगातार हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने अभी एक विज्ञप्ति दी है डीसी ऑफिस में, 1 महीने का उन्होंने वक्त मांगा है। उनके अनुसार हम लोग चलेंगे। वो 1 महीने का बोले हैं, अगर उसमें कार्य नहीं किया गया तो पूरे हिंदुस्तान से करणी सेना की टीम रांची पहुंचेगी और रांची में विधानसभा, मुख्यमंत्री हाउस और पूरे झारखंड का ध्यान आकर्षित करा के अच्छा काम करवाएं ताकि लोग ये कहे कि ये पहल करनी सेना ने की है। मेरा नाम रेणुका सिंह हुआ, हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव। वहीं अपने 4 दिनों के प्रवास के बाद सीएम हेमंत सोरेन रांची लौटे। रांची लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कोई बात नहीं की, लेकिन दिल्ली प्रवास के दौरान उपजे मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के कयासों के बीच जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इन कयासों को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल को लेकर निश्चिंत होने की बात कही और साथ ही राजनीति को क्रिकेट फुटबॉल की तरह बताया और सरकार की 11 मंत्रियों की टीम के बेहतर परफॉर्मेंस की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है, परिस्थिति का आकलन भी मुख्यमंत्री करेंगे। ये कौतूहल का विषय है, हम लोगों के लिए कौतूहल का विषय नहीं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है मंत्रिमंडल की गठन की प्रक्रिया क्या है, उसमें मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार क्या है और मुख्यमंत्री निश्चिंत है कि उनके जो ये टीम 11 का जो परफॉर्मेंस है, हम लोग देखते हैं जो भी आउटडोर गेम होता है, चूंकि राजनीति भी एक आउटडोर सिस्टम है, तो उसमें प्लेयर्स की संख्या 11 ही होती है। एक रिजर्व बेंच में रहता है। वही तो कह रहे हैं ना, आप लोगों को चिंता है कि ये 12वां कौन है। मैं टीम 11 की बात कर रहा हूँ, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, रग्बी हो, जितना भी स्पोर्ट्स है, जो आउटडोर स्पोर्ट्स है, और राजनीति भी मैं कहा उसी का हिस्सा है, तो वहाँ 11 का ही आइडियल टीम माना जाता है और 12वां खिलाड़ी जरूर रहता है, वो रिजर्व में रहता है। तो रिजर्व बेंच में बहुत सारे डिजर्विंग लोग बैठे हुए हैं, उनको भी बैठने दीजिए। ये 11 प्लेयर जिसका कैप्टनशिप हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, बहुत बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर। आप लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय है। हम तो 4 दिनों के प्रवास के बाद रांची सीएम हेमंत सोरेन लौटे हुए हैं। हालांकि उनके इस यात्रा को कई राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल को लेकर के वो इस यात्रा के लिए गए हुए हैं और अब जाकर के रांची लौटे हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। अभिनव, 4 दिनों के बाद प्रवास के बाद अब हेमंत सोरेन जो हैं
वो अपने घर लौटे हैं। तो अब कई तरह की राजनीतिक हालांकि अटकलबाजी लगाई जा रही है। जैसा कि उन्होंने जब वो यात्रा पे गए हुए थे तो ये कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर के, फेरबदल को लेकर के चर्चा की जा सकती है, और इसी सिलसिले में वो गए हुए हैं। लेकिन अब वापस लौटने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत नहीं कही और इन सभी दावों को सिरे से खारिज किया है। बिल्कुल, आप देखिए कि 4 दिन पहले की बात है जब राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास पर थे और अटकलों का जो बाजार था वो बिल्कुल ही गर्म था। उसके बाद आप देखिए कि जो राज्य में सिनेरियो बन रहा था, कई तरह की बातें सामने आए थे। पॉलिटिशियन अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे, आम जनता के मुंह में भी कई तरह की बातें चर्चा का विषय बना हुआ था कि अचानक से जो है मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राज्य के वित्त मंत्री, उस दिन की बात है जब वो सुबह फ्लाइट से निकले थे बिना किसी के इन्फॉर्मेशन के, हालांकि ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया था। उसके बाद आफ्टरनून के समय में राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं तो जरूर कुछ न कुछ पॉलिटिक्स के लेवल पर कुछ न कुछ बातें होनी थी। हालांकि अगर मुख्यमंत्री का अगर हम बयान देखें, जब चर्चाएं जोरों पर थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार वहां पर होना है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कोटे के मंत्री है उसमें फेरबदल होने की बात हो रही थी, प्रदेश अध्यक्ष के 1 मैन 1 पोस्ट की बात होनी थी, बोर्ड निगम के जो पद खाली है, 20 सूत्री और निगरानी समिति के जो पद हैं उसको लेकर बात होनी थी। और अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री से राज्य के विकास के मॉडल पर या राज्य के जो बकाया पैसे हैं उस पर बातें होनी थी। ये जो 4 और 5 जो बातें हैं वो झारखंड की हवाओं से लेकर दिल्ली की हवाओं में ये बातें तैर रही थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री का बयान सामने आता है, जब मीडिया कर्मियों से उन्होंने दिल्ली में बात करी थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ऐसी कोई बातें नहीं है, अगर कोई बातें आती तो मीडिया के समक्ष हम जरूर रखेंगे। तो ये सब बातें सामने आ रही थी। हालांकि उनका ये भी कहना था कि ये निजी दौरा है, लेकिन आप समझिए कि अगर 4 दिन के लिए कोई दिल्ली जाता है और अचानक से दिल्ली जाता है तो ये निजी दौरा नहीं हो सकता। जरूर कुछ न कुछ वहां पर खिचड़ी पक रही होगी और जरूर पकी भी होगी। हालांकि अभी दिल्ली से वापस लौट चुके हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने मीडिया से कुछ भी बात नहीं किया है। लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है, कई तरह के बातें सामने निकल के आ रही है। और जहां तक अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर ले निहास, तो देखिए जेएमएम और कांग्रेस के बीच में बिल्कुल जीत लगी हुई है। जिस तरीके से आप देखिए कांग्रेस ने अपना पत्ता खोला था और कहा था कि कांग्रेस कोटे से ही एक मंत्री होना चाहिए, और कई कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका नाम सामने आ रहा था, चाहे विक्सल कुंगाड़ी की बात कर ले, दीपिका पांडे सिंह की बात कर ले या अंबा प्रसाद की बात कर ले। कई जो नेता हैं वो टकटकी लगाए बैठे थे, कई जो विधायक है उनके मुंह से कहने के लाल टपकता हुआ नजर आ रहा था कि शायद उनको मौका मिल जाए मंत्री बनने के लिए। लेकिन अब जेएमएम का रुख देख ले, सुप्रियो भट्टाचार्य जो केंद्रीय महासचिव है, झामुमो के प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो बातें सरकार बनने से पहले हुई थी कि 4 विधायक पर एक मंत्री होना चाहिए, ऐसे में कांग्रेस के पास 16 विधायक है तो उस हिसाब से 4 मंत्री उनके फिट बैठते हैं और जेएमएम के खाते में ये मंत्री पद होना चाहिए। तो इसको लेकर भी रात मची हुई है। हालांकि अटकलों का बाजार बिल्कुल ही गर्म है और क्या बातें हुई क्या बातें नहीं हुई सब कुछ सीएमओ का ऑफिशियल बयान आएगा, या सब सारी चीजें होंगी तो हमें पता चलेगा क्या कुछ हुआ। लेकिन जरूर कुछ न कुछ झारखंड से लेकर दिल्ली तक में खिचड़ी पकी हुई है। हालांकि अगर हम बात करें दिल्ली दौरे की तो मिलने की बात हो रही थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उनसे भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, कांग्रेस आलाकमान से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। अब देखना होगा कैसे आने वाले दिनों में ये जो राजनीतिक करवट ली है क्या कुछ रंग यहाँ से निकल के आता है। जी अभिनव, लेकिन जिस तरीके से ये तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को लेकर के, और ये दिल्ली दौरे पर हेमंत सोरेन गए हुए थे, इसके बाद वापिस आए हैं तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, ये बिल्कुल खामोश रहे, तो क्या इस खामोशी को हम ये मान ले कि बात नहीं बनी? अब देखिए बात नहीं बनी कि क्या हुआ ये तो भविष्य के गर्त में है, क्योंकि चीजें जब हम देखते हैं वही हम बयां भी करते हैं। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो जरूर कुछ न कुछ जीत मची हुई है। चाहे हम गठबंधन की जो यहाँ पर सरकार चल रही है, कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि जो विधायक है वो नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी भी है। तो कई ऐसे सारी चीजें अंदर खाने में देखने को मिल रही है। जहां तक अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर ले, कई और सारी चीजें हैं उन पर जरूर मुझे लगता है कि चर्चा जरूर हुई होगी, क्योंकि एक मंत्री पद खाली और इसको लेकर दबाव भी होता है। इसके अलावा बोर्ड निगम के जो पद है
या हम कांग्रेस को से बात कर ले तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी जिच मची हुई थी। इन तमाम विषयों पर वहां पर कुछ न कुछ जरूर चर्चा होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस ने क्या कुछ काम किया है, चूंकि जो रामेश्वर उरांव हैं उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं वेणुगोपाल की बात कर ले या प्रदेश प्रभारी की बात कर ले, कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। तो कांग्रेस का क्या रोल रहा इस कोरोना के दौर में, वहां पर ये रिपोर्ट सौंपी गई होगी और भी अंदर खाने बहुत सारी बातें हुई होंगी। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, वहां पर भी साफ तौर पर उन्होंने मना किया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ऐसी कुछ बात नहीं है, मीडिया के समक्ष हम अपनी बातें जरूर रखेंगे। और जहां तक अगर हम राज्य के विकास के मॉडल की बात कर ले तो राज्य के जो हमारे पास खबर आती है कि 65,000 करोड़ का बकाया है और केंद्र सरकार बिल्कुल राज्य की मदद नहीं कर रही। इसको लेकर मुख्यमंत्री को मुलाकात भी करनी थी लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। तो तमाम तरह के जो कयासे हैं, वो अटकलों का भी बाजार है, वो गर्म हो चला है। अब देखिए कि आने वाले समय में जी अभिनव, बिल्कुल बिल्कुल जिस